नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में। कौन है हमसे, कौन आज मिलने आए हैं? हाँ, वही लोग, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। इंडियाज़ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में ऐसा व्यक्ति जो ऑडियंस को हुक करना जानता हो। आज पहला कंटेंट प्रेन्योर हमारे देश का, जिसे हम कह सकते हैं कि वो पायनियर रहे हैं कंटेंट प्रेन्योर होने में या इस इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री में। हम मिलने जा रहे हैं रणवीर अलापातिया से। आप सब जानते हैं उन्हें, फिटनेस ट्रेनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, लाइफस्टाइल कोच, भारत की यूथ आइकॉन। पॉडकास्ट कल्चर में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आ चुके हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्राइबर बेस, आई थिंक नियरली 10 मिलियन सब्सक्राइबर बस होने वाले हैं इनके। वन ऑफ द बेस्ट गाइज, पीपल लाइक टू लिसन, यूथ इनको बहुत सुनता है, पसंद करता है। कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आज संपूर्ण ज्ञान। स्वागत है आपका सर। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू कि आप हमें आपके शो पर होस्ट कर रहे हैं। आपसे बात करने का मौका ही मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, तो टू बी ऑन योर शो इज़ समथिंग एल्स। सो आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज बताएंगे कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। हाँ, बियर बाइसेप जिसने इतने पैसे कमाए हैं अभी तक और लोगों को सिखा भी रहे हैं और लोगों के लिए भी उन्होंने बिल्ड किया है। कहते हैं कि शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पाँव, एक शब्द में है औषधि और उसी शब्द में है घाव। वाह। तो यू आर वन ऑफ द अर्लियर वंस हु स्टार्टेड मेकिंग मनी। कंटेंट बना के पैसा कमाया, सिखा भी रहे हैं। आज ये बताइए कि कैसे मोनेटाइज करें, सबसे पहले मोनेटाइज कैसे करें? बिकॉज आई हर्ड जब आपने शुरू किया तो आपको आई थिंक कुछ 5-7 हज़ार रुपये मिला था, कुछ इंस्टाग्राम पे डाल के। एक फ़ोटो ले ली एनर्जी ड्रिंक के साथ, खाने के साथ, और उसके लिए 7,000 रुपये मिले थे। पर उसके बाद हमने कॉन्स्टेंटली स्केल अप कर दिया प्राइसेस को, एंड वो स्केलिंग अप कभी स्टॉप नहीं हुई है। अगर कभी हम प्लेटो हो जाते हैं, यानी कि स्टैग्नेट हो जाते हैं, यानी कि हमारी रेट्स बढ़ते नहीं, तो मैं और मेरे मैनेजर, जो मेरे को फाउंडर भी है मंक एंटरटेनमेंट में, वी हैव एन इंटरनल ब्रेकडाउन कॉन्वर्सेशन कि यार 6 महीने हो गए, स्केल अप क्यों नहीं हुआ, मीन्स वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो बस यही मेंटालिटी रखी है, और वन थिंग आफ्टर अनदर थिंग्स ग्रू। तो आपने नए लोगों को आज अगर टिप देना है तो वो मोनेटाइज करने के लिए कैसे शुरू करें? स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप दूंगा, पहले व्यूज़ के पीछे भागिए। हाँ, ये सच है। व्यूज़ के पीछे भागे, फॉलोअर्स के पीछे भागे, सब्सक्राइबर्स के पीछे भागे, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कीजिए। ब्रांड्स खुद आ जाएंगे, या तो ब्रांड्स आ जाएंगे या तो कोई एजेंसी आ जाएगी। पर दोनों सिचुएशन में आपके लिए तब फ़ायदे हैं। पहले ये मान के चले कि 1 साल के लिए शायद आप कोई पैसे नहीं कमा पाएंगे, पर उस 1 साल में जी जान लगा दीजिए व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए। ये ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि मुझे पैसा नहीं भी कमाने को मिले तो भी अच्छा लगा, जी हाँ, है ना, तो तभी वो जान लगा पाएगा। और अगर कोई पैसों के लिए कंटेंट क्रिएटर बन रहा है तो वो नहीं कर पाएंगे, वो उसका बहुत उत्साह टूट जाएगा। बहुत मुश्किल जॉब है। पैशन का एलिमेंट चाहिए आपको। तो आप जब मोनेटाइज करते हो, हाउ मच डू यू मेक मनी? अब I've gotten into trouble. enough money कि हमारी 4 कंपनीज और सिर्फ बियर बाइसेप्स में कुछ 30 या 40 लोग काम कर रहे हैं। 30 लोग फुल टाइम सैलरीज पे हैं। सो इट्स वेरी गुड मनी। और बाकी के जो 3 बिजनेसेस हैं, उनमें से 2 बिजनेस मैं बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ बियर बाइसेप्स की इनकम से, तो अच्छी इनकम है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या 4-5 स्टेप्स होते हैं, मतलब पेड इन्फ्लुएंसर बनने के लिए 3-4 स्टेप्स क्या होने चाहिए? पहले व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, ये ब्रांड्स देखते हैं डेफिनेटली। दूसरी चीज़, आपका खुद का एक ब्रांड इमेज होना चाहिए, मतलब एक आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए जी, कि आप अलग कैसे हो और क्यों। एंड ये देखो, मैंने भी बेसिकली मैं फिटनेस कंटेंट बना रहा था, बहुत सारे लोग फिटनेस कंटेंट बना रहे थे, बट उनके चैनल का नाम अलग नहीं था। उनके चैनल का नाम वो खुद का नाम रखते थे, जो भी रोहन शाह या राकेश पवार। पर अगर आपने बियर बाइसेप्स नाम सुना, वो आपके दिमाग में रह जाता है। वो मेरी ब्रांड स्ट्रैटेजी थी। एक ब्रांड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए जा सकते हो बाद में। पिछले साल भर में 1,000 करोड़ रुपए पे किया गया है हमारे देश में इन्फ्लुएंसर्स को। मार्केट इज ग्रोइंग बाय 35% और दिस इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट 3,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर एंड में, कि 3,000 करोड़ रुपए बांटा जाएगा इन्फ्लुएंसर्स को। नंबर इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आपने बताया ब्रांड बेसिकली आपकी रीच, आपके फॉलोअर, आपके लाइक्स, वो सब देख रहा है। ब्रांड आपकी आइडेंटिटी देख रहा है। आपसे पूछना चाहूँगा कि और ब्रांड क्या ढूंढ करके पहुँचता है, इसको मैं ज़्यादा देने को तैयार हूँ। क्वालिटी ऑफ ऑडियंस, फिर ब्रांड वैल्यू, यानी कि
देखो, जब आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो तो आपका जो ब्रांड है उसका ब्रांड इमेज रब अगेंस्ट होता है उस ब्रांड के इमेज से। मतलब अगर उस ब्रांड को एक ब्रांड क्लीन अप भी चाहिए और उन्होंने मान लो प्राजक्ता कोहली के साथ काम किया, उस ब्रांड को क्लीन अप मिल जाता है क्योंकि प्राजक्ता कोहली का इमेज इतना ज़्यादा साफ है। सो वो ब्रांड वैल्यू नाम की भी ऐसी चीज़ होती है। और थर्ड आई वुड डेफिनेटली से कि जिस तरह से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको वो क्या कहते हैं, टैम नाम की एक चीज़ होती है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि इस प्रोडक्ट के लिए, इस सर्विसेज, इस प्रोडक्ट के लिए, इस सर्विस के लिए मार्केट कितना बड़ा है। उसी तरह से अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका टैम बहुत बड़ा होगा या बहुत हाई क्वालिटी होगा, जैसे कि मान लो फिनटेक के इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत पैसे कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि उनके ब्रांड डील के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी ऑडियंस का स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसमें एक ट्वीट का क्या पैसा मिल जाता होगा फाइनेंस को कि किसी फाइनेंस में? यार आप थोड़ा बता सकते हैं कैटेगरी वाइज? अगर मान लो एक ट्वीट, एक पोस्ट। ट्विटर एक बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म है फर्स्टली, क्योंकि वहाँ इंडिया की सबसे जो क्रीम ऑडियंस है वो ट्विटर पे है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। एंड आजकल रीजनल ट्विटर भी ग्रो कर रहा है, यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट में ट्विटर। आई फील कि हर किसी को ट्विटर पर होना चाहिए फॉर द सेम रीज़न। स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन को एक मेन करियर के नज़रिए से नहीं देख रहे हो, एक साइड क्या बोलते हैं, साइड हसल, साइड इनकम के नज़रिए से देख रहे हो, डेफिनेटली ग्रो ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन। ट्विटर और लिंक्डइन को मैं एक ही कैटेगरी में डाल दूंगा। अगर ट्विटर पे आपके 100K फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो एटलीस्ट आप मिनिमम 50,000 रुपीज़ फॉर 1 ट्वीट कमा सकते हो, आई एम श्योर। अच्छा जी, ओके। और इंस्टाग्राम मान लो अगर आपका ब्रांड सिमिलर ऑन इंस्टाग्राम? नहीं, इंस्टा, ट्विटर के 1 लाख फॉलोअर इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे कहना चाहूँ आज के ज़माने में। तो आपको खुद देखना चाहिए, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते और अगर आप राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हो, ट्विटर पर फोकस कीजिए, ट्विटर और लिंक्डइन। इंस्टाग्राम पर ये मैं बहुत रॉ नंबर्स दे रहा हूँ सर, एक्चुअली आप मैथ्स नहीं लगा सकते इस पर, क्योंकि ब्रांड वैल्यू की भी एक जगह होती है पूरी गेम में, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आप कभी वैल्यू नहीं लगा सकते। इवन यूट्यूब पे अलग यूट्यूब चैनल्स के CPMs और अर्निंग्स अलग होते हैं, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडियंस। पर मैं इंफोटेनमेंट की बातें करूँगा। एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो बहुत समझदार कंटेंट बना रहा है, मान लो अगर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, तो एक रील के लिए आई एम श्योर वो एटलीस्ट 2 लाख या 3 लाख चार्ज कर सकते हैं, एटलीस्ट एक रील के लिए, 30 सेकंड के रील के लिए। ओके, 30 सेकंड के लिए रफली, ये मैं बहुत रॉ नंबर्स दे रहा हूँ। कैमरा के सामने बोलना अभी भी लोगों को डर लगता है, दे वांट टू डू इट। आई नो देयर इज अ गर्ल हु इज वर्किंग इन माय कंपनी एंड यू नो शी वाज माय IBC, और एक दिन बोली कि मेरे पास ना थोड़े दिन के लिए मुझे जॉब पे रख लो, आई डोंट वांट टू बी अ फ्रीलांसर। तो हमने रखा, पर लेकिन उसके अंदर एंटरप्रेन्योर है। तो बोली विवेक सर मेरे को अपना स्टूडियो यूज़ करने दो, है ना। वो स्टूडियो यूज़ करती है, इतना अच्छा बोल नहीं पाती है। वो मुझसे पूछती है कि मैं क्या करूँ। मैं सोचता हूँ मैं कई बार इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उनको, मतलब शी इज कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, कहीं से फाइनेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशन, कहाँ झारखंड से आई हैं। तो अगर आपने उनको टिप देना है कि कैमरा के सामने बोले कैसे यार, किस चीज़ का ध्यान रखें, तो क्या टिप देंगे आप? पहले क्या टिप देंगे कि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, आपका नंबर 1 टिप क्या है? मेरा नंबर 1 टिप बड़ा सिंपल है। मेरा टिप है 10% कंटेंट, ठीक है, 20% वैल्यू आता है किस टोन में आप कंटेंट बोल रहे हैं, और 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितना बॉडी लैंग्वेज में जोश है, उत्साह है। व्हाट्स योर टिप? माय टिप इज़, जो कैमरा आपके सामने है उसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को देखना चाहिए। ये मान लो कि कैमरा आपका बेस्ट फ्रेंड है, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड एक अनुरित कांति नाम का बंदा है, तो मैं उसका चेहरा डाल देता हूँ कैमरे में। इनिशियली ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी पहले। अब आई फील कि अगर आपको कोई भी चीज़ कहनी है, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो पहले उस सब्जेक्ट के बारे में सीखो, प्रिपेयर करो, फिर बात करो, जस्ट प्रेपरेशन। पर ऐसी बातचीत में आई फील यू शुड फॉरगेट कि देयर आर कैमरास, खुल के रहो। मतलब इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी, पर ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। अगर आप भूल गए कि कैमरा आपके सामने है, तो आप खुल के बात करोगे, आई फील। और जितना हो सके स्टोरीज़ के थ्रू अपने चीज़ों को कहो। स्टोरी याद रह जाती है। ये मैंने गौर गोपाल दास प्रभु से सीखा। वो कोई भी वो बहुत डीप चीज़ें स्टोरी के थ्रू कह देते हैं, फिर आपको याद भी होती है वो चीज़ें। बेसिकली मैं भी ट्राई जो करता हूँ वो है कि मैं कई बार स्ट्रक्चर भी करता हूँ अपने सीक्वेंस को,
इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि एक एजेंडा ज़रूर क्लियर रखता हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो ये एक चीज़ डिलीवर हो जाए सबको। जैसे आज के मेरे वीडियो का एजेंडा वो ये है कि हम रणवीर अलाहाबादिया से सीखेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान क्या है, कैसे आप कैमरा के सामने रह करके बातचीत करके अच्छे से बढ़िया से यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी ऑल्सो। और जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत रोल है इसके अंदर, और आपको भी देखता हूँ आप भी हाथ हिला करके बात करते हैं ना, यू यूज अ लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आई वंडर हु हैव लर्नड इट फ्रॉम। नहीं, आपसे भी सीखा है, संदीप महेश्वरी जी से भी सीखा है, गौर गोपाल दास प्रभु, क्योंकि शायद आप तीनों स्पिरिचुअल हो तो वो भी एक एलिमेंट हो जाती है। मतलब जो जिन शब्दों का इस्तेमाल आप करते हो इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल प्लेस, उसका सोर्स स्पिरिचुअल ही होता है। तो एनीवे ये दीज आर माय 2 सेंट्स। ये लंबे वीडियो फॉर्मेट में ही बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, जो कि फॉर्मेट बहुत डिफिकल्ट है इतनी सक्सेस अचीव करना। आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू टू बिगिन विद। ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह सकते तो अपनी बात को 1 घंटे में भी नहीं कह सकते, पर आप अपनी हर बात को एक लाइन में बहुत अच्छे से कह देते हैं, ये भी सच है। तो उसका मतलब इसीलिए 1 घंटे तक इतनी अच्छी बात कहते रहते हैं। तो कंटेंट बनाने के लिए अगर आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट प्रेन्योर के लिए, इन सब लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी अंदर की कहानी जानना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए पेशेंस चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, कंसिस्टेंसी, ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यू चाहिए। तो आप जब अपना कंटेंट बनाते हो तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हो? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब ये स्टार्टअप की दुनिया का भी रूल है, कंटेंट क्रिएशन का भी रूल है, आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनने की ज़रूरत होती है। आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि कल्चरली किस टाइप का कंटेंट एक्सेप्टेड हो रहा है, किस टाइप का कंटेंट पॉपुलर हो रहा है। एंड अक्सर जो चीज़ें अमेरिका में होती है पहले, वो 2 साल बाद 3 साल बाद इंडिया में होने लगती है। तो दुनिया भर का कंटेंट ऑब्जर्व कीजिए और फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कीजिए। बट रूल नंबर 2 और बहुत क्रूशियल रूल है, एंड ये इन मेनी वेज मैंने आपसे भी सीखा है कि जिन टॉपिक्स को लेकर आपको खुद मज़ा आता है, जिन टॉपिक्स में आपका खुद का इंटरेस्ट है, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर खुद का कंटेंट बनाइए, खुद के ट्विस्ट के साथ, खुद की ओरिजिनलिटी डाल दीजिए। ऑब्जर्व करो, कॉपी मत करो, करो वो जिसमें आपका पैशन हो। दैट्स वेरी गुड। कहते हैं कि अगर कोई बात दिल से आती हो ना तो लोगों के दिल को छूती है। और मैं भी जब कंटेंट बनाता हूँ तो मैं कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखता हूँ कि कंटेंट, क्या वो कंटेंट बहुत अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, एक कोहेरेंट थीम, एक सेंट्रल मैसेज है, क्या उसमें को बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, क्या वो किसी कम्युनिटी को बहुत पसंद आने वाला है, क्या बहुत शेयरेबल कंटेंट है। कंटेंट बना रहा हूँ मैं बहुत साल से, आई थिंक लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आप जब करते हो तो क्या लगता है कि शेयरेबल कंटेंट कैसे बनेगा, या आप उसके क्या टिप्स देना चाहेंगे सबको? सर जो चीज़ें लोग खुद कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते, अगर उन्हें वो चीज़ें कंटेंट में मिल गई तो वो शेयरेबल कंटेंट बन जाता है। दैट्स वन रूल। और दूसरा रूल आई फील इंटरनली बियर बाइसेप्स के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम टाइटल और थंबनेल पर बहुत ध्यान देते हैं। टाइटल एंड थंबनेल इज योर विन और लूज ऑन यूट्यूब। इज इट? 100% आज के ज़माने में। और आजकल हम थोड़ा ह्यूमर भी ला रहे हैं कंटेंट में। आई फील कि दुनिया में हंसी की भी ज़रूरत है। और पहले 2015 में जब यूट्यूबर्स यूट्यूब कंटेंट बनाते थे तो तब फाइट होती थी वैल्यू ऐड की, क्या कि हम इस कंटेंट पीस में वैल्यू डाल पा रहे हैं या नहीं। आजकल फाइट हो गई है रिटेंशन की, यानी कि क्या ये कंटेंट पीस एंटरटेनिंग है, ग्रिपिंग है कि नहीं। और वो ग्रिप आपको ह्यूमर से मिल जाता है, तो कॉमेडी भी थोड़ी डालनी पड़ती है आजकल वीडियोस में। ये थंबनेल और टाइटल की आपने बात की है, हम भी बहुत ध्यान देते हैं। और मैं कई बार टीम से बोलता हूँ कि यार कुछ सरप्राइज़ होना चाहिए उसके अंदर, थंबनेल में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, कोई गोल्डन स्टेटमेंट हो, कोई डेटा, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, कोई स्टोरी, कोई हुक होना चाहिए। तो जो लोग कई बार इसमें बहुत कॉमनली बहुत मिस्टेक भी कर देते हैं। तो अगर आपने बोला कि थंबनेल और टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या ध्यान रखते हो उसमें? अगर हो सके तो हम हमेशा खौफ डाल देते हैं थंबनेल में। थोड़ी डार्क स्ट्रैटेजी है, पर अगर आपने खौफ डाल दिया थंबनेल में, डर डाल दिया, लोग क्लिक करते हैं, पता नहीं क्यों। और ये दुनिया भर का एक रूल है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भूत प्रेत राक्षस नहीं पर हम ट्राई करते हैं डेफिनेटली, उससे मैक्सिमम क्लिक्स जनरेट होते हैं। और दूसरी चीज़ वही कि आपके कंज्यूमर के दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि यार ये क्यों, ऐसे ऐसे क्यों लिखा है थंबनेल में, कुछ मिस्ट्री, कुछ क्यूरियोसिटी, ऐसे इमोशंस फील होनी चाहिए आपके कंज्यूमर को। आप इतने पॉपुलर है आज रणवीर, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ व्हाट आई लव अबाउट यू, आई वांट टू टॉक अबाउट यू। आई लव योर ह्यूमिलिटी, आई लव योर पर्सोना, आई लव योर ओरिजिनल, जो आपका एक इंसान है वो सामने निकल करके आता है।
मेरे को लगता है कि आपके अंदर ना डुप्लिसिटी नहीं है, इसलिए बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, अपने आप को रोका हुआ है इतनी देर से, आपकी तारीफ करने का मन कर रहा था, सो आई वांटेड टू से दैट। लेकिन कभी कभी आपसे भी छोटी मोटी गलती हुई होगी और आपने भी सीखा होगा उससे, तो कौन सी गलती है जो आप लगता है कि आप बता देना चाहते हो आज सबके सामने कि मुझसे ये गलती हुई और ये आप मत करो? मेरे जो को फाउंडर है विराज हेड, वो मुझे ये 4 साल पहले 5 साल पहले भी कहते थे कि डोंट बी प्रीची। तो ये मैं समझता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। प्रीची मतलब जब आप किसी को कोई भी चीज़ कह रहे हो, आप एक ऐसे तरीके से कहते हो कि दूसरे इंसान को ये लगे कि आप उन्हें एडवाइस दे रहे हो, और आपको और उस इंसान को ये लगता है कि ये इसे लगता है कि इसकी एडवाइस अल्टीमेट एडवाइस। और मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैं जो कह रहा हूँ अल्टीमेट है। एज के साथ मुझे ये पता चला कि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, नज़रिए अलग होते हैं। आप सिर्फ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस उनके सामने डाल के उन्हें हेल्प कर सकते हो। तो मैंने ये गलती की है कि मैं बहुत प्रीची होता था और मेरा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा प्रीची था। आज के ज़माने में मुझे ये पता चला है कि ह्यूमन बींग्स ओनली अंडरस्टैंड स्टोरीज। स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दीजिए, वो स्किल को बढ़ाते रहिए। और एक टाइम के बाद जितनी मोटिवेशन आप खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से दे रहे हो वो बंद हो जाती है। अगर आपको मोटिवेशन कंटिन्यूसली देनी है, आपको भगवद गीता की ओर जाना चाहिए, वहाँ से नॉलेज लेकर दूसरे लोगों के पास लाने, जो आप कर रहे हो, जो मैंने आपसे जेन्युइनली सीखा। कई बार ना लोगों को कठोर बातें भी बोलनी पड़ती हैं, डिफ़िकल्ट बात भी बोलनी पड़ती है, और मेरा मानना है कि जब सच बोलना हो ना, जो कि बहुत कड़वा हो, ऐसे बोल दो कि सामने वाला हंस दे। अदरवाइज दिल किल यू। अगर आपको कोई टफ बात कहनी तो आप कैसे कहते हैं? मैं उस बात का बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले पूरा, मतलब जो मेरे दिमाग में है मैं पूरी वल्नरेबिलिटी के साथ, एज इन जो भी दिमाग में पहले टेबल पे रख देता हूँ कि देखो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ या कह रहा हूँ, और फिर मैं वो बात कह देता हूँ, और उसके बाद जोक्स डाल देता हूँ या एक पोस्ट ये भी कह देता हूँ। पर आई फील कि अगेन ऑब्जर्वेशन की स्किल यहाँ यूज़ होती है। अगर मेरे खुद के करियर में सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं, और अगर कंफर्टेबल है तो कैन यू गो डीपर। मतलब अगर उन्हें ठीक लगा कि आपने कोई ऐसी डार्क चीज़ कह दी या बुरी चीज़ कह दी, तो पुश द बाउंड्रीज। पॉडकास्ट भी इसीलिए चल रहे क्योंकि आई फील कि वी पुश द बाउंड्री। जहाँ लोगों को नहीं जाना है वहाँ हम उन्हें लेके जाते हैं। दैट्स द कोर ऑफ अ गुड इंटरव्यू और पॉडकास्ट। मन तो मेरा भी कर रहा है मैं बोलूँ, अपने आइडियाज़ भी दूँ साथ साथ। आई ऑल्सो मेक लॉट ऑफ कंटेंट। जी, मैं क्या करता हूँ कई बारी a little bit of jokes। मैंने मारवाड़ी वीडियो में मैंने कुछ जोक्स डाले थे, if you've seen that video। देखा फैंटास्टिक, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। मिठाई की दुकान पे बोला हमको नौकरी पे रखना है किसी को, और नौकरी पे रखना है, बोला किसको रखोगे? नौकरी पे उसी को रखूंगा जिसको डायबिटीज हो। ये मारवाड़ी ऐसे सोचता है जी। थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा एक्सट्रीम इमोशन, थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा हुक, थोड़ी एम्पैथी। मैं अपनी कंटेंट की टीम को बोलता हूँ कि जब भी कोई कंटेंट बनाना हो ना, आप लोग को पहले मैं बताऊँ, आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ सबके सामने, मेरा कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ, है ना। आई लाइक टू मेक माई कंटेंट ऑन माई ओन। फिर भी अगर बनाना हो, अगर आपको किसी के लिए भी, अपने लिए भी, हर कंटेंट के बाद ना, हर लाइन के बाद ये देखो कि इसमें कोई एक्सट्रीम इमोजी क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। 16 इमोजीज की फोटोग्राफ डाल लो, कौन से हैं? सरप्राइज है, लाफ्टर है, भयंकर क्राइंग है, बहुत हैप्पी है, जप्पी मारने वाला है, हार्ट शेप है, कुछ भी है। और हर लाइन के बाद सोचो कि कोई एक एक्सट्रीम इमोशन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट वर्क्स फॉर मी। पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आजकल कोर्सेज बेच रहे हैं कम्युनिकेशन के, हाउ टू बी अ यूट्यूबर के। पर अगर ये कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हो आपके यूट्यूब चैनल पे, दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल इनसाइट। मतलब जो आप अभी कैमरे पे कह रहे हो, दीज आर वेरी डीप कम्युनिकेशन ट्रिक्स। आपके 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन इन्फ्लुएंसर्स को कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, कहाँ से इनको ब्रांड डील अच्छी मिलेगी? तो रणवीर अलाहाबादिया आज द इन्फ्लुएंसर ऑफ द कंट्री। आप कैसा फील करते हो? यू रीच्ड वेयर यू वांट टू रीच, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्योंकि आज ना एक एजेंडा लेके आया हूँ मैं, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पायनियर आप हैं, हाँ, गेम आपने बनाया, इसको बिल्ड किया है, और आप बड़ा भारत, आपने भारत को बड़ा भारत बनाया है, इसलिए आप क्वालिफाइड है। और आज आपको सिखाना है आपने सबको कंटेंट के अंदर नए फॉर्मेट्स जो आ रहे हैं, नया बिग ट्रेंड, शॉर्ट्स में, रील्स में चेंजेस जो आ रहे हैं, तो नया बिग ट्रेंड आपने बताया 3 मिनट, 10 मिनट, बहुत कुछ। तो शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ जाएगा? आई थिंक आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए आई लाइक टू टेक इट फ्रॉम यू। आज के ज़माने में शॉर्ट कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, एक गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान इस गेम की शुरुआत कर रहा है
उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, स्पेंडिंग पावर कम होता है, उस हिसाब से फोकस ऑन शॉर्ट कंटेंट। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कंटेंट गेम को दूर लेके जा सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। पर ओवरऑल अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी कि जो क्रिएटर्स ऑलरेडी थोड़े से एस्टैब्लिश्ड है उन्हें क्या करना है, अब एक ऐसा मोड आ चुका है जहाँ सभी को री इन्वेंट करना है आई फील। और एक बहुत अच्छी री इन्वेंशन फिक्शनल कॉन्टेंट हो सकती है। अगर लोग फिक्शनल कंटेंट में घुसे एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज राइटर्स, जिसने भी वो गेम अच्छे से खेली उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिक्शनल कंटेंट में ब्रांड वर्ल्ड के लिए भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो उस दुनिया में पैसे भी आएंगे। तो फिक्शनल कंटेंट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, पर बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल गेम होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन, मतलब जिसको वो गेम ज़्यादा खेलनी है, जिनके दिल से वो क्रिएटिवली वो फिक्शन निकल कर आ रही है, वो लोग आगे जाएंगे अकॉर्डिंग टू। एक बड़ा शिफ्ट मैंने ऑब्जर्व किया रणवीर भाई। मैंने देखा कि ये सबके लिए बता देता हूँ मैं, आज YouTube शॉर्ट वीडियोस इज जनरेटिंग 30 बिलियन व्यूज पर डे, और इट इज 4 times मोर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। एक साल में कैगर 4 गुना, 400% ग्रोथ। टेस्ट मैच क्रिकेट देखने वाले को बहुत पसंद आता है, पर कमाई T20 में है ना। लॉन्ग वीडियोस सब चल रहे थे, अभी शॉर्ट वीडियोस फॉर्मेट आ गया। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है इस समय कंटेंट का, कैसे रहने वाला है? मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यूएसए में क्या हो रहा है, पहले कहते हैं कि वहाँ भी टिकटॉक बैन हो रहा है फिर से, ऐसे रूमर्स है, पर टिकटॉक ने वहाँ अपने वीडियोस की लेंथ इंक्रीज़ किया टू 10 मिनट्स। तो टिकटॉक यूट्यूब बनना चाह रहा है, इंस्टाग्राम टिकटॉक बनना चाह रहा है, और यूट्यूब इंस्टाग्राम बनना चाह रहा है। यूट्यूब इंस्टाग्राम बनना चाह रहा है। दैट्स राइट। आई फील कि फ्यूचर इज़ लॉन्ग फॉर्म का एक रिटर्न होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, पर लॉन्ग फॉर्म की लेंथ कम रखेंगे लोग। जैसे पहले 10 मिनट के वीडियोस, 11 मिनट के वीडियोस काम करते थे, 1-2 साल बाद शायद 3-4 मिनट के वीडियोस काम करेंगे। पर अगेन फिर से देखो, देर आर केस स्टडीज़ की अगर आपने एक 45 मिनट की स्टोरी दिखा दी, हर्ष बेनीवाल नाम के एक यूट्यूबर है, आशीष चंचलानी, ये सारे लोग, अमित भड़ाना भाई, सब 45 मिनट 1 आवर के वीडियोस बना रहे हैं, पर उसमें बहुत तगड़ी स्टोरी टेलिंग स्किल यूज़ करी है, राइटिंग में, वीडियो वर्क में। तो अगर आपने स्टोरी टेलिंग सीख ली, लेंथ डज नॉट मैटर। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले क्या होता है, फिल्म मेकिंग क्या होती है, ये बेसिकली एक न्यू फॉर्म फिल्म मेकिंग है। हर किसी को बॉलीवुड में ब्रेक नहीं मिलेगी, हर किसी को टीवी में ब्रेक नहीं मिलेगी, पर यूट्यूब में ब्रेक आप खुद के लिए ला सकते हो। बस फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग सीख लो, लेंथ वोंट मैटर। पर 1-2 साल के लिए शॉर्ट्स डोमिनेट करने वाले हैं। आपके 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन इन्फ्लुएंसर्स को कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, कहाँ से इनको ब्रांड डील अच्छी मिलेंगी? एक तो तरीका ब्रांड्स खुद आएंगे, क्या तरीका है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स एक्वायर करना है? अभी आप कोई हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपको सुन रहा हो और उसके मन में हो कि मैं भी 100 एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? सो हाउ डज ही गेट दैट? लॉजिक बहुत बेसिक था। जब मुझे खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी थी, मेरे पास मैनेजर नहीं था, तो मैं तब के एक बहुत बड़े यूट्यूबर के यहाँ गया और मैंने उनसे पूछा कि यार जो आपकी कंपनी है, मतलब जो उनके उन्हें मैनेज करते थे, मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे भी मैनेजमेंट दे दो। एंड मैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेरे नंबर्स कम नहीं थे, तब मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स पे था, जो तब बहुत एक बड़ा नंबर था। 2015 में 50,000 बहुत कम लोग हुए होते थे। बट उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ कॉमेडी एंटरटेनमेंट को मैनेज करते हैं, ये वो, आप 100,000 क्रॉस कर लो। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने 100,000 क्रॉस किया, उनके पास फिर से गया, कहा कि प्लीज़ अभी मुझे मैनेज करो। फिर उन्होंने कहा 150K कर लो, फिर मैंने 150K क्रॉस कर लिए। फिर उन्होंने कहा 200 क्रॉस कर लो, और फिर मैं बोला नहीं अभी मुझे खुद कुछ करना है। तो मैं कॉलेज गया, वहाँ मुझे मेरे एक जूनियर मिल गए जिनके साथ मैंने कॉलेज में वर्कशॉप्स बनाए थे। उनका नाम है विराज शेठ, जो अभी मेरे मंक एंटरटेनमेंट के को-फाउंडर बन चुके हैं, क्योंकि वो मेरे मैनेजर बन गए। कोल्ड ईमेल्स करे उन्होंने ब्रांड्स को, और उन्होंने ये 7,000 की डील मेरे लिए लाई। उनका नाम है विराज शेठ। आपको एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की ज़रूरत डेफिनेटली है इस करियर में। एंड हाउ डू यू फाइंड देम? यू हैव टू रीच आउट, लिंक्डइन के थ्रू ईमेल्स भेजने, कोल्ड ईमेल्स। पर इस करियर में नेटवर्किंग की गेम भी होती है। आपको इवेंट्स के लिए जाना चाहिए, आपको लोगों से जाके मिलना चाहिए। मान लो अगर आप एक फिटनेस क्रिएटर हो, आपको फाइनेंस क्रिएटर से मिलना चाहिए। अगर आप फाइनेंस क्रिएटर हो, आपको मेकअप क्रिएटर से मिलना चाहिए। खुद का नेटवर्क बढ़ाना है। दैट्स द सिंपल आंसर। अगर मैं इसका एक डिटेल्ड आंसर दूँ तो आपके ब्रांड वैल्यू पर फिर से काम कीजिए। क्या आपके ब्रांड का कोई लोगो है? आपके वीडियोस दिखते कैसे हैं? आप किस तरह के कपड़े पहनते हो? आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो? क्या आपने रीइन्वेंट किया है या नहीं?
क्या अगर आपने 3-4 सालों तक सस्टेन किया है खुद को, आपके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपके नंबर्स गिरे नहीं हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब नॉन टैंजिबल है। आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं इंग्लिश में भी बोल पाता हूँ और हिंदी में भी बोल पाता हूँ, तो ये कोई ब्रांड्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट जितना कम ब्रांड्स आपको एक कंटेंट क्रिएटर के नज़रिए से देखें, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए लॉन्ग टर्म में। मतलब इस करियर के 5 साल के बाद अगर लोग आपको सिर्फ एक कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर जानेंगे तो ये आपकी गलती है। मतलब आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ किया नहीं। बट 5 साल के बाद अगर आपने एक्टिंग स्टार्ट करी, अगर आपने फिल्म डायरेक्शन करी, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करी, देन दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी। और ये इसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे खुद के लाइफ। No, if they want to approach you, you can act as a talent management company for a lot of talents. येस, बट हम सब टैलेंट्स को साइन नहीं करते क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में भी एक पार्टनरशिप सिस्टम होता है कि हम जब टैलेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं मंक एंटरटेनमेंट के लिए, हम उनका पोटेंशियल देखते हैं कि इनका करियर कितना दूर जाएगा और यूट्यूब के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा ये क्या कर पाएंगे, एक्टिंग में एंटर कर पाएंगे या बिजनेसेस बना पाएंगे। बेसिकली उनका प्लान बी क्या है। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स के प्लान बी नहीं होते। आई फील कि अगर आपका प्लान बी नहीं है, आपको इस जॉब में एंटर नहीं करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए। कौन से सेलिब्रिटीज को मैनेज कर रहे हैं अभी आप? If you'd like to share, I don't know नहीं, if that's sure. confidential. बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, पर हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं। वी वर्कड विद ऑल ऑफ बॉलीवुड, वी हैव वर्कड विद ऑल ऑफ यूट्यूब एज वेल। आई थिंक विराज शेठ इस सवाल को और अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मंक एंटरटेनमेंट में बेसिकली एजेंसी बिजनेस है, तो हमारे खुद के टैलेंट्स भी हैं, पर एजेंसी बिजनेस में आप मीडिया के अलग अलग डोमेन्स के साथ बहुत काम करते हो। तो वी हैव वर्कड विद क्रिकेट, वी हैव वर्कड विद बॉलीवुड। मेरे को अपना एक किस्सा याद आ रहा है, पहली बार हुआ, मैंने कभी बताया नहीं किसी को। मैं एक रोटरी के इवेंट में गया था, बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट, पुरानी बात है, मैं अभी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था और लोग वीडियोस देखते थे, सब था। मैन मेट मी बिफोर द इवेंट, ही सेड आप स्टेज पे खड़े होकर ये बोल सकते हो कि मैं इसको जानता हूँ और ये बहुत वैल्यूएबल आदमी है। तो मैंने कहा क्यों बोलूँ? तो उसने मेरे को ना एक किताब दी, बोला ये किताब आप रखो और इसका पेज नंबर 100 खोलो। मैंने पेज नंबर 100 खोला तो उसमें 2 लाख रुपए का चेक था मेरे नाम पे। तो मैंने कहा ये कैश हो जाएगा? तो बोला हो जाएगा। तो बोला साथ में ना ये भी बोल देना कि मैं इन्हें 3 साल से जानता हूँ, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मैंने कहा उसके लिए 5 लेंगे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो। बट एनीवेज, मतलब मैंने उस दिन पैसे ले भी लिए उनसे, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मैंने पैसे लिए भी। और पर उससे थोड़ी देर पहले मैंने आधा घंटा उन्हें खूब जान भी लिया, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहीं गलत व्यक्ति तो नहीं था, कुछ गलत बात तो नहीं थी। आई वांट टू बी श्योर ऑफ दैट कि मैं किसी ऐसा ना हो स्टेज पे खड़ा होकर किसी व्यक्ति की गलत तारीफ कर रहा हूँ और बोल। तो मैंने उनको एंडोर्स तो किया उस दिन, लेकिन तब मुझे पहली बार पता चला कि आप इन्फ्लुएंसर बन के यू रियली कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। यही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है सर। हाँ, मतलब एंड देन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू टुडे एंड वांटेड टू मेक श्योर कि आज एक सेंट्रल मैसेज सबको मिले, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान। और आई एम श्योर आप सबको उसका बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, पर इसमें गड़बड़ हो जाता है। जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ अच्छी करी, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि मैंने आधा घंटा उनसे बातचीत कर लिया। पहले एक क्रिप्टो कंपनी आई सिंगापुर की भारत में, उसको 4 इन्फ्लुएंसर्स ने इंडिया में बहुत प्रमोट किया। क्रिप्टो FD कंपनी बंद हो गई, लोगों ने वहाँ पे खर्चा भी किया, जो भी किया, इन्वेस्ट भी किया, उनका पैसा डूब गया। फिर इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट भी हो गए लोग कि आपके कारण हमने किया है। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, लोग किस बात का ध्यान रखें? इन्फ्लुएंसर के करियर में आपको पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, दैट्स द की। अगर आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो खुद के चैनल पे, उस ब्रांड पर रिसर्च करना चाहिए जिस तरह से आपने उस इंसान पे किया। दूसरी बात, अगर आप खुद वो ब्रांड नहीं यूज़ करोगे तो प्रमोट मत कीजिए। अगर आपने सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पर ध्यान दिया, ग्रोथ पर ध्यान दिया, सही वाले ब्रांड्स खुद आ जाएंगे। यो रणवीर अलाहाबादिया आज द इन्फ्लुएंसर ऑफ द कंट्री, हाँ, यूथ के लिए बहुत आप पसंद करते हैं। तो आप कैसा फील करते हो? यू रीच्ड वेयर यू वांट टू रीच, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सर, आई हैव रीच्ड वेयर आई सेट आउट टू रीच, यानी कि 22 साल की उम्र में जो भी अचीव करना था वो हो गया। पर अब मुझे भारत का नाम एक इंटरनेशनल स्टेज पर लेके जाना है और इसके पीछे बिजनेस लॉजिक भी है। मतलब इमोशनल लॉजिक डेफिनेटली है क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ, पर बिजनेस लॉजिक ये है कि आई फील भारत के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी नॉलेज है जो इंटरनेशनल ऑडियंसेस को चाहिए पर उन्हें मिल नहीं रही।
सिर्फ एक ही इंसान है, उनका नाम है जय शेट्टी, जो इंटरनेशनली फेमस है, भारत का नाम आगे लेके जा रहे हैं। पर उस इंटरनेशनल मंच पर एटलीस्ट 10-20 भारतीयों की जगह है, तो मैं उनमें से या तो होपफुली पहला बनना चाहता हूँ। आई फील द ओनली अदर इंडियन वाज ब्रोकन आउट इज प्रियंका चोपड़ा, पर वो भी एक डोमेन में ब्रेकआउट कर चुके हैं। मुझे ये मतलब जो हमारे कल्चरल नॉलेज के पीसेस हैं, आयुर्वेद के पीसेस हैं, योगा के पीसेस हैं, कुछ पीसेस को इंटरनेशनल ऑडियंस की ओर लेके जाना है मुझे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इंटेंट अच्छा होगा तो कंटेंट हमेशा अच्छा होगा। और रणवीर, ये वो व्यक्ति है, रणवीर अलाहाबादिया, इसका इंटेंट कितना प्योर है आपको खुद महसूस हुआ होगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट गाय। आई रियली लव हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज ह्यूमिलिटी। और रणवीर, आपने अपनी मेहनत से कितने लोगों को इंस्पायर किया है, और आज भी आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, तो थैंक यू वेरी वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपसे सीखा कि एक असली कंटेंट जो है ना, वही सबसे बड़ा सेल्स टूल है दुनिया का, है ना। और अगर जाने से पहले एक मैसेज आपको देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले हमारे मम्मी पापा की जनरेशन कहती थी कि अगर बिज़नेस करना है तो आपको डेफिनेटली MBA करने की ज़रूरत है, और फिर विवेक बिंद्रा जी की एंट्री हुई बिज़नेस की दुनिया में। आई फील कि अगर बिज़नेस करना है तो टूल्स लाइक badabusiness.com ये एक फ्यूचर है। पर उसी बिज़नेस की जर्नी में अगर आपको एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए तो खुद का पर्सनल ब्रांड खड़ा कर दीजिए। पर्सनल ब्रांड्स आर द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। और हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करी, पर एक्चुअली आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन पर्सनल ब्रांड्स के बारे में भी थी। तो पर्सनल ब्रांड पर फोकस कीजिए, और पर्सनल ब्रांड आपका तब स्टार्ट होगा, तब ग्रो होगा, जब आप खुद उसकी शुरुआत करेंगे ट्विटर पर या लिंक्डइन पर या इंस्टा पर या यूट्यूब पर आपको अब से शुरुआत करनी चाहिए। पर्सनल ब्रांड एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर हो सकता है। आई थिंक वो एक इतना बड़ा एंट्री बैरियर बन जाता है, और कई बार एग्जिट बैरियर भी हो जाता है। स्वामी रामदेव एक पर्सनल ब्रांड है, और जो लोग पतंजलि का सामान खरीदते थे, बीच में एक ऐसा समय आया कि लोगों ने पतंजलि के थैले से जब सामान लेके आते थे तो उनको लगता था कि मैं थोड़ा देशभक्ति का काम करके आया हूँ, राइट। सो ये ब्रांड की आइडेंटिटी, पर्सनल ब्रांडिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है ना, आप कोई भी व्यक्ति पेड इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कोई फ्रीलांसर है, कोई कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, या कोई भी इस तरह की पढ़ाई भी जो अभी कर रहा है, या कोई एजेंसी के साथ काम कर रहा है, करना चाहता है, या कोई ब्रांड है, उन सबको आप शेयर करिए। वीडियो उनके लिए बहुत वैल्यूबल रहने वाला है। और नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी लर्निंग क्या थी, आपको क्या बात अच्छी लगी, और ये भी बताएं कि अगले बुधवार आप किससे मिलना चाहते हैं। द बड़ा भारत के इस शो में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रणवीर अलाहाबादिया से आपने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए पहले आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर, आपका विशेष धन्यवाद। सर थैंक यू इस एपिसोड के लिए, और जितनी नॉलेज आपने इंटरनेट पर अपलोड करी है उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू सर।